वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ पर याद रखिएगा, आज की क्लास में हम जो भी क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर करेंगे, सभी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं, तो इसलिए एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हो, लाइव टेस्ट का आपको रिजल्ट चाहिए या फिर आप लाइव टेस्ट का रैंक चाहते हो, तो इसके लिए याद रखिएगा, बेसिकली याद रखिएगा, हमारा एक ऑफिशियल ऐप आ चुका है और उसका जो रीज़न है बनाने का बस यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम दे पाए, प्रोवाइड करवा पाए। किसके माध्यम से? याद रखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ PDF आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसके साथ साथ आपका लाइव टेस्ट रखा जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर आप अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसका नाम है एग्री लर्नर्स पॉइंट। जैसे कि आप चैनल का नाम देख पा रहे हो, तो इसी नाम से आपका हमारा जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जितना हो सके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आपका जो फर्स्ट टेस्ट है, वैसे यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए आपके लिए डाल दिए गए हैं कुछ टेस्ट को, लेकिन जो आपका 40 क्वेश्चंस का जो फर्स्ट पेपर रहेगा, कंप्लीट पेपर, वो रहेगा हमारा 1 जनवरी को। ठीक है, तो जितना हो सके जल्दी से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर कुछ टेस्ट आपके लिए ऑलरेडी है, तो उनको क्लियर कीजिए और आपका जो फर्स्ट टेस्ट है ये 1 जनवरी को हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और जिसमें आपसे पूछा गया है कि नीली क्रांति इंगित करती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, नीली क्रांति के बारे में आपसे पूछा गया है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा आता है तो आपको कुछ याद नहीं रखना है। बस यहाँ पर जो याद रखना है वो ये रखना है कि नीला क्या होता है? पानी होता है, और पानी में क्या रहता है? मछली रहती है। ठीक है, ये तो याद रख पाओगे ना। आपको पता है कि पानी कैसा होता है, नीला होता है, और पानी में कौन रहती है? मछली रहती है। मतलब याद रखिएगा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली से होता है, और मछली को मत्स्य की बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा, नीली क्रांति किसको इंगित करती है? मत्स्य की को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में शुष्क खेती की जोत क्या है? ठीक है, जीत नहीं बल्कि ये जोत है। मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि जो शुष्क खेती है ये कितनी % ली जाती है। ठीक है, कितनी % यहाँ पर ऐसी खेती है जो कि शुष्क खेती के अंतर्गत रखी जाती है? 70%, 60%, 50% या फिर 40%। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, भारत में जितनी भी जो खेतियाँ की जाती है उसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसका 60% हिस्सा याद रखिएगा शुष्क खेती के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, सेकंड ऑप्शन। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपसे पूछा आता है कि भारत में शुष्क खेती की जोत कितनी है या फिर कितना % हिस्सा है, तो कितना होता है? याद रखिएगा, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि याद रखिएगा काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि पहली मानव निर्मित फसल कौन सी होती है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले याद रखिएगा, आप एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिए कि ट्रिटिकेल, पहली मानव निर्मित फसल कौन सी होती है? ट्रिटिकेल होती है। और ये किसका संकर होता है? मतलब ये इनको किस से संकर करने पर इसे प्राप्त किया गया था? तो इसके लिए हम एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। क्या आपको नोट करना है? याद रखिएगा, गराती। अब इस गराती का मतलब क्या है? मतलब गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रिटिकेल को प्राप्त किया गया था। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपसे ये पूछा आता है कि पहली मानव निर्मित फसल कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? ट्रिटिकेल है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा आता है ये किसका संकर होता है, तो आपको क्या बताना है? याद रखिए, गराती। गराती याद रखिए, एक शॉर्ट ट्रिक है, कोई नाम नहीं है। ठीक है, बस ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें हमको पता चलेगा कि गेहूं इंटू राई के क्रॉस से किसको प्राप्त किया गया था? ट्रिटिकेल को प्राप्त किया गया था। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बीटी जीन की कपास के पौधों में स्थानांतरण से उत्पन्न कपास को क्या कहा जाता है? मतलब ये एक तो होती है, याद रखिएगा, सामान्य कपास, और एक होती है, याद रखिएगा, बीटी कपास। मतलब इसमें क्या किया गया है? बीटी जीन को ट्रांसफर किया गया है। अब ये बीटी क्या है? ये जो बीटी यहाँ पर लिख रखा है, या फिर आप पढ़ा होगा आपने बीटी कॉटन, तो ये बीटी कॉटन है क्या? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो बीटी है ये एक जीवाणु होता है। क्या होता है? एक प्रकार का जीवाणु होता है, और इसका नाम क्या होता है? बेसिलस थुरिएंसिएंसिस।
मेरे साथ रिपीट कर दिए कि बीटी कॉटन का मतलब क्या होता है। बीटी सबसे पहले तो याद रखिए एक क्या होता है, जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है और जिसका नाम क्या होता है, याद रखिएगा बैसिलस थुरिएंजिएंसिस। क्या होता है, बैसिलस थुरिएंजिएंसिस होता है। ओके, तो इसे क्या बोला था, याद रखिएगा ट्रांसजेनिक कपास। बीटी कॉटन का हिंदी अर्थ अगर हम करना चाहिए तो इसे क्या बोला था, याद रखिएगा ट्रांसजेनिक कपास। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट तो हमने जान लिए, लेकिन अब इसे मान लीजिए इसका मकसद क्या होता है। अगर आप ये समझना चाहते हो कि इसका जो बीटी कॉटन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक होती है सामान्यतः कपास, एक होती है बीटी कॉटन। ठीक है, तो याद रखिए ये जो बीटी है, ये जो जीन इसमें ट्रांसफ़र की गई, ये क्या करती है, कीटों को रोकती है, कीटों के प्रभाव को रोकती है या फिर कीटों को मार देती है। इसलिए याद रखिएगा बीटी कॉटन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्या करती है ये, याद रखिएगा कीट प्रतिरोधी होती है। आप ऐसे मान लिए कि कीट प्रतिरोधी होती है। बीटी कॉटन क्या होती है, कीट प्रतिरोधी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पीत क्रांति का संबंध किससे होता है। पीत क्रांति मतलब पीली क्रांति। अब याद रखिएगा आपने ये भी पढ़ा होगा, एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि दूध से, दलहन से, फसलों से या फिर तिलहन से। क्या पूछा गया है, याद रखिएगा पीली क्रांति का संबंध। तो याद रखिएगा पीली क्रांति का जो संबंध होता है ये किससे होता है, ये होता है याद रखिएगा तिलहन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की मृदा में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पदार्थ कौन सा है या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। अब यहाँ पर याद रखिएगा आपको दो क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भारत की मृदा में सबसे कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या बताना है, याद रखिएगा जिंक की पाई जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर आपसे पूछता है कमी तो कौन सा होता है, जिंक की कमी होती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है जो, याद रखिएगा एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं, मतलब प्रमुख पोषक तत्व। अगर आपसे ये पूछता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व में किसकी कमी होती है तो आपको क्या याद रखना है, मात्र और मात्र जिंक की कमी होती है। और अगर आपसे पूछता है कि प्रमुख पोषक तत्वों में मृदा में किसकी कमी होती है तब आपको याद रखना है, याद रखिएगा नाइट्रोजन की कमी होती है। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है तब तो आपको क्या बताना है, जिंक की कमी होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की मृदाओं में कौन से प्रमुख पोषक तत्व की कमी होती है तो कौन सा होता है प्रमुख पोषक तत्व, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और जिंक की कमी पाई जाती है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्ट्राइक का संबंध किस फसल से होता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, गेहूं, दलहन, ज्वार या फिर आम। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा स्ट्राइका के बारे में आपसे पूछा गया है। तो स्ट्राइका का याद रखिएगा जो संबंध माना गया है ये माना गया है मक्का, ज्वार और बाजरा से। किससे माना गया है, मक्का, ज्वार और बाजरा से। और ये स्ट्राइका क्या होता है, याद रखिएगा एक प्लांट पैरासाइटिक वीड होता है। क्या होता है, प्लांट पैरासाइटिक वीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि कृषि जिंसों के समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। अब ऐसी कौन सी संस्था है जो कि याद रखिएगा एमएसपी देती है। अब ये जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है या फिर किसान आंदोलन चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है, याद रखिए एमएसपी के लिए चल रहा है। मतलब हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, आप कुछ भी करिए लेकिन हमें एमएसपी चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि एमएसपी क्या होता है। सबसे पहले याद रखिए ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मतलब याद रखिएगा कि हमारी जो फसल होती है, कोई भी हमने फसल की है, जैसे कि मान लीजिए हमने गेहूँ लिया है या फिर चावल लिया है, तो इसका मिनिमम मूल्य ये तो मिलना ही चाहिए। मतलब हम एक टारगेट रख लेते हैं कि इसका जो मिनिमम है 20 तो हमें मिलना ही चाहिए। गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो ये कम रखा ऐसा है, लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लेके चलते हैं कि हमें 20 मिलना ही चाहिए। तो एमएसपी का मतलब है इसे 20 से अधिक से ही खरीदेंगे, लेकिन कम से नहीं खरीदेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी संस्था इसका निर्धारण करती है, ये करती है याद रखिएगा CACP। किसके द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा जो एमएसपी या फिर इसका जो निर्धारण किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है याद रखिएगा CACP के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कृषि मूल्य आयोग के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। दोबारा से देख लीजिए, याद रखिएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP
ये किसके द्वारा दी जाती है, याद रखिएगा कृषि मूल्य आयोग या CACP के द्वारा दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है, इसे आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये कुछ हटके क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा नहीं जा सकता। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि जब 2 एकल संकरण में परपरागण कराया जाता है तो उत्पन्न होने वाले संकर को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, 2 एकल संकरण। तो अगर मान लीजिए 2 एकल संकरण का हम क्रॉस करवा रहे हैं तो उससे जो संकर पैदा होगा, उससे जो संतति पैदा होती है उसे क्या बोला सा, याद रखिएगा द्विसंकरण। आप ऐसे मान सकते हो जो संकर पैदा होता है वो द्विसंकर पैदा होता है, उसे क्या बोला सा, याद रखिएगा द्विसंकरण बोला सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि संकर किस्मों का सर्वप्रथम उपयोग निम्न फसलों में किया गया था। संकर फसलों का मतलब याद रखिएगा जो हाइब्रिड वेराइटीज़ को रिलीज किया गया था, हाइब्रिड वेराइटीज़ को जो प्राप्त किया गया था सबसे पहले किस फसल में प्राप्त किया गया था। अब यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि याद रखिएगा जो मक्का फसल है, सबसे पहले याद रखिएगा जो हाइब्रिड वेराइटीज़ को डेवलप किया गया था, जो विकास किया गया था हाइब्रिड वेराइटी, ये सबसे पहले किस में की गई थी, किस फसल में की गई थी, याद रखिएगा मक्का फसल में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पौधे की उस भाग को जिन्हें इन विट्रो कल्चर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है। यहाँ पर याद रखिए ये क्या पूछा गया आपसे कि पौधे का वह भाग क्या कहलाता है जिसे इन विट्रो कल्चर कहलाता है। इन विट्रो कल्चर किया जाता है तो याद रखिए एक छोटा सा प्लांट पार्ट आप ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई पत्ती भी आप ले सकते हो। ठीक है, यानी पौधे का कोई सा भी हिस्सा ले लेते हैं जिसका इन विट्रो कल्चर किया जाता है, तो ये जो भाग होता है इसे क्या बोला जाता है, याद रखिएगा एक्स प्लांट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे एक्स प्लांट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा पौधे का वह भाग जो इन विट्रो कल्चर कहलाता है, इन विट्रो कल्चर किया जाता है वह क्या कहलाता है, एक्स प्लांट कहलाता है। दोबारा से देख लीजिए कि जिसका इन विट्रो कल्चर किया जाता है वह प्लांट पार्ट क्या कहलाता है, एक्स प्लांट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभिक बीज को क्या कहा जाता है। यहाँ पर एक वर्ड आपको लिख रखा है कि प्रारंभिक बीज को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने जाना था, याद रखिएगा मुख्यतः बीज 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः बीज 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, उसके बाद में आता है ब्रीडर, उसके बाद में आता है फाउंडेशन, उसके बाद में आता है रजिस्टर्ड और उसके बाद में आता है सर्टिफाइड। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा रजिस्टर्ड को प्राप्त नहीं किया था, इसलिए आप मुख्यतः 4 इसके प्रकार पढ़ते होंगे। थोड़ा सा आवाज़ हो रही है, थोड़ा सा पॉज करते हैं। तो चलिए फिर दोबारा से समझ लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि बीज के टाइप के बारे में, तो मुख्यतः याद रखिएगा 5 प्रकार के होते हैं। बेसिकली आप 4 प्रकार के पढ़ते हो। फर्स्ट टाइप होता है न्यूक्लियस, उसके बाद में होता है ब्रीडर, उसके बाद में होता है फाउंडेशन, उसके बाद में होता है रजिस्टर्ड और उसके बाद में होता है सर्टिफाइड। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रजिस्टर्ड बीज होता है ये भारत में तैयार नहीं किया जाता है, इसलिए आप जो पढ़ते हो यहाँ पर 4 प्रकार के पढ़ते हो। दोबारा से देख लीजिए 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर फर्स्ट होता है न्यूक्लियस होता है, दूसरा होता है ब्रीडर होता है, उसके बाद में होता है फाउंडेशन होता है और उसके बाद में होता है सर्टिफाइड होता है। ठीक है, मुख्यतः 4 आप पढ़ते हो। तो इनमें से आपसे पूछा गया है प्रारंभिक बीज के बारे में, तो प्रारंभिक बीज कौन सा है। आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो न्यूक्लियस बीज, और न्यूक्लियस बीज को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा नाभिकीय बीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा से रिपीट कर लेना। मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, शायद आपको दिक्कत आ रही है। फर्स्ट होता है न्यूक्लियस, तो उसके बाद में कौन सा होता है, ब्रीडर होता है, उसके बाद में कौन सा होता है, फाउंडेशन होता है, और उसके बाद में होता है रजिस्टर्ड, और सबसे लास्ट में होता है सर्टिफाइड। यहाँ पर रजिस्टर्ड आप नोट नहीं करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये भारत में तैयार नहीं किया ऐसा है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उसमें आपसे पूछा गया है प्रजनक बीज उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यही श्रेणी पता होना चाहिए कि जो प्रजनक बीज है ये किससे उत्पन्न किया जाता है। प्रजनक बीज है उत्पन्न किया जाता है, मतलब किससे उत्पन्न किया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा होता है, न्यूक्लियस, उसके बाद में होता है ब्रीडर। तो याद रखिएगा प्रजनक बीज कौन सा होता है, ब्रीडर, और ब्रीडर को किससे तैयार किया जाता है, न्यूक्लियस बीज से तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, नाभिकीय बीज से। ठीक है, तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ऐसे आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर सकते हो। बस इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस आपको श्रेणी पता होना चाहिए बीज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि याद रखिएगा इससे भी क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है स्वपरागण से उत्पन्न संतान क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा स्वपरागण से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है, वो बोला जाता है, याद रखिएगा
समयुग्मजी। क्या बोला सा है उसे? समयुग्मजी बोला सा है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, थर्ड ऑप्शन है। स्वपरागण से उत्पन्न संतान को क्या कहा है? समयुग्मजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि संकरोज शब्द का सबसे पहले उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा संकरोज। संकरोज मतलब हेटेरोसिस। संकरोज मतलब हेटेरोसिस। और इस हेटेरोसिस शब्द का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा जीएच सल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जीएच सल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने को क्या कहा है? तो याद रखिएगा बिना निषेचन के फल, बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने को क्या बोला सा है? तो उसे क्या बोला सा? याद रखिएगा अनिषेक फलन। क्या बोला सा? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन इसे बोला सा है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी क्या होता है? बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने को ही पार्थेनोकार्पी या फिर अनिषेक फलन बोला सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहा सा है? तो अब यहाँ पर याद रखिएगा आपसे क्या पूछा है? डीएनए। तो सबसे पहले याद रखिएगा डीएनए। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कौन सी पाई है? डाई या फिर डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई है। कौन सी पाई जाती है डीएनए में शर्करा? ये पाई थी, याद रखिएगा डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और अगर आपसे पूछता है आरएनए, तो आरएनए में याद रखिएगा कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और आरएनए में केवल राइबोस शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि जब एक जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो उसे क्या बोला सा है? जब एक जीन बहुत सारे गुणों को प्रभावित करता है तो इसे क्या बोला सा? याद रखिएगा इसे बोला सा है बहुप्रभाविता। एक जीन बहुत सारे लक्षणों को प्रभावित कर रही है तो इसे क्या बोला सा? याद रखिएगा इसे बोला सा है बहुप्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा है गंगा 5 संकर की इसमें है किसकी? तो याद रखिएगा गंगा सीरीज। इसके लिए आपको बताई था कि गंगा सीरीज मतलब गंगा फर्स्ट हुआ, गंगा 2 हुआ, गंगा 3 हुआ, ये जितनी भी जो वेराइटीज है किसकी होती है? याद रखिएगा मक्का की वेराइटी होती है। गंगा की जितनी भी जो वेराइटी है, चाहे गंगा फर्स्ट हो, गंगा 2 हो, गंगा 3 हो, गंगा 4 हो या फिर गंगा 5 हो, तो ये सभी किसकी वेराइटी होती है? याद रखिएगा मक्का की वेराइटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक जीन से प्रभावित गुण को क्या बोला सा है? ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? केवल एक जीन से एक। अभी हमने क्या पढ़ा इससे पहले कि एक जीन जब बहुत सारे गुणों को प्रभावित कर रहा था तो इसे तो क्या बोला सा है? बहुप्रभाविता, क्योंकि ये बहुत सारे गुणों को प्रभावित कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि केवल एक जीन एक को ट्रांसफर कर रही है, मतलब एक को इफेक्ट कर रही है, तो इसे क्या बोला सा है? याद रखिएगा इसे बोला सा है एकल जीन, क्योंकि इसमें एक जीन एक गुण को प्रभावित कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि लेही चावल की ऑक्सीकृत परत, लेही चावल की ऑक्सीकृत परत की मोटाई कितनी होती है? तो अब यहाँ पर याद रखिएगा जो चावल होता है, ठीक है, चावल का खेत होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मुख्यतः 2 परत पाई जाती है। मुख्यतः 2 परत पाई जाती है, एक होती है ऑक्सीडाइज्ड, एक होती है रिड्यूस्ड। कौन कौन सी परत होती है? एक होती है ऑक्सीडाइज्ड जोन, एक होता है रिड्यूस्ड जोन। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो ऑक्सीकृत परत है मतलब जो ऊपर की ये जो परत है, ठीक है, ये ऊपर की जो परत है इसकी मोटाई क्या है? तो याद रखिएगा इसकी जो मोटाई होती है ये होती है 1 से 10 mm। क्या होती है? 1 से 10 mm की मोटाई होती है। दोबारा से देख लीजिए कि जो खेत होता है इसमें मुख्यतः 2 परत पाई जाती है, फर्स्ट परत और सेकंड परत। जो ये फर्स्ट परत होती है ये कौन सी होती है? याद रखिएगा ये ऊपर पाई जाती है, ये होती है ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीकृत परत है। और जो दूसरी परत पाई जाती है वो इसके नीचे पाई जाती है और इसे क्या बोला था? याद रखिएगा रिड्यूस्ड जोन। मतलब रिड्यूस्ड का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा अपचयित, अपचयित परत पाई जाती है नीचे वाली। ठीक है, तो नीचे वाली अपचयित हुई, ऊपर वाली हुई ऑक्सीकृत। तो ऑक्सीकृत की मोटाई आपसे पूछी गई है, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट परत होती है इसकी मोटाई क्या होती है? 1 से 10 mm होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डेपोक नर्सरी में कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? डेपोक नर्सरी के लिए, और डेपोक नर्सरी में याद रखिएगा सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, वो कितनी? याद रखिएगा केवल और केवल 25 से 30 वर्ग मीटर। कितनी आवश्यकता होती है? याद रखिएगा केवल और केवल 25 से 30 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन।
इसके साथ साथ याद रखिएगा जो डेपोक विधि है इसको कहाँ से लाया गया था, याद रखिएगा मनीला से। कहाँ से लाया गया था, मनीला फिलीपींस से लाया गया था। इसके साथ साथ दोबारा आप एक नोट कर लीजिए कि डेपोक विधि है, इसमें जो पौध तैयार होती है ये 11 से 13 दिन के अंतर्गत हो जाती है। क्या होता है, याद रखिएगा कि 11 से 13 दिन के अंतर्गत पौध खेत में ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाती है। किस विधि में, डेपोक विधि में। डेपोक विधि का संबंध किससे है, चावल फसल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यही रहेगा, मतलब आपको इसका राइट आंसर ही कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि संकर चावल की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या है? आपको सभी को याद रखिएगा डायरेक्ट कमेंट करना है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तब तक हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले जय हिंद, जय बाय, टेक केयर। इसके साथ साथ याद रखिएगा अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।